दोस्तों जय हिंद। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है और आज के सेशन में बेटा हम करेंगे नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का पार्ट 1 रहने वाला है। नर्वस सिस्टम में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं पहले ये बता देता हूँ। नर्वस सिस्टम को बेटा तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो बेसिकली इसमें हम ब्रेन पढ़ते हैं, ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये स्टार्ट ही ये जो टॉपिक है वो न्यूरल सिस्टम या न्यूरॉन से ही ये चीज़ें जो हैं बेटा स्टार्ट होती हैं और ये सारी बातें आगे फॉरवर्ड होती हैं। तो इस टॉपिक में मैं जनरली आपको न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ाऊंगा, न्यूरॉन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे उसमें इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स ही हमारे नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। न्यूरॉन्स हमारे पूरे शरीर में फैले हुए हैं और उसी से नर्व इम्पल्स पूरे शरीर में ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो हम चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। तो इसमें मैं पहले इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाऊंगा और फिर न्यूरॉन्स के बारे में सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है, ह्यूमन बॉडी में एक कलेक्टिव फंक्शनल यूनिट है जिससे सारे ऑर्गन्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, उस सिस्टम को हम कोऑर्डिनेटिव सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम के नाम से बेसिकली जानते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि किसी भी दो ऑर्गन के बीच में कोऑर्डिनेट करना है ना, उनको जोड़े रखना। जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो वो मेरे दिमाग से चीज़ें आ रही हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन है मेरे ब्रेन और मुंह के बीच में। पहले वो गले में और गले से आवाज़ फिर मुंह से निकल रही है, तो इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, है ना। ये सिंपल सी चीज़ें हैं सारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो एक तो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, एक हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है ना। तो हम बेसिकली नर्वस सिस्टम में नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में ही पढ़ते हैं। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के बारे में हम बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं और नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो कंट्रोल होता है किसके द्वारा? नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। नर्वस सिस्टम में क्या क्या मेन चीज़ आती हैं? जैसे एक प्रकार का जो नर्वस सिस्टम वो सीएनएस और एक है पीएनएस, है ना। तो जो सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें दो चीज़ें आती हैं, हमारी ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये डिसीजन लेने का काम करता है शरीर में, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि पीछे से निकला हुआ है रीढ़ की हड्डी के अंदर से। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे बॉडी में डिसीजन लेती हैं। सो इसीलिए इसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। दूसरी चीज़ है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? जो भी सीएनएस के द्वारा डिसीजन लिया गया है उसे पूरी बॉडी में ट्रांसमिट कराता है ना, जिसमें उसका हेल्प करती है न्यूरॉन सेल्स, है ना। हालांकि न्यूरॉन सेल्स जो होती है हमारे सीएनएस में भी फैली हुई है, ब्रेन में भी पूरा न्यूरॉन सेल्स है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी न्यूरॉन सेल्स है। तो इसीलिए पहले मैं आपको न्यूरॉन सेल्स के बारे में इस सेशन में पढ़ाने वाला हूँ। तो नर्वस सिस्टम के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन होता है उसे नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे वॉकिंग, रीडिंग, लुकिंग, सेंसेस, जैसे वॉलंटरी सेंसेस होते हैं जो हम सोच के करते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा कोऑर्डिनेट होता है, कंट्रोल होता है। जैसे ग्रोथ लेवल ऑफ ग्लूकोज हो गया, कंट्रोलिंग ब्लड कंसंट्रेशन हो गया, या ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, सो हमारी बॉडी में जो न्यूरल सिस्टम है एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, जो न्यूरल सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये जॉइंटली क्या है बेटा? जॉइंटली कोऑर्डिनेट करता है, इंटीग्रेट करता है सारी एक्टिविटीज़ को, है ना। सो एक सिंक्रोनाइज फैशन में वैसा देखा जाए कि हमारे शरीर में हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भैया ये ऑर्गन इंडिपेंडेंट है। मैं नहीं कह सकता भैया ये हाथ हम निकाल के साइड में रख दें, हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हर ऑर्गन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये बेसिकली देखा जाए तो दो सिस्टम से जुड़ा हुआ है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर के हर भाग में न्यूरॉन्स हैं और हर भाग में कोई ना कोई हार्मोन जरूर पहुंच रहा है जो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है बेटा, सो ये सारी चीज़ें हमने कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ी। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और द नर्व सेल। हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और नर्व सेल के बारे में जानेंगे। सो न्यूरॉन को हम तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल को तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं। न्यूरॉन जो होती हैं बेटा हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, है ना। दे आर द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी।
लॉन्गेस्ट सेल है ना, इनकी जो लंबाई होती है वो नियर अबाउट 1 मीटर होती है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर है ना, 99 से 100 या 90 से 100 सेंटीमीटर के बीच में इनकी लंबाई होती है। ठीक है, तो न्यूरॉन और जो नर्व सेल है बेटा, ये नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती है ना। अगर ये ब्रेक हो जाए तो नर्वस सिस्टम कुछ नहीं कर पाए, एक तार की तरह, एक वायर की तरह काम करती है। ठीक है, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड कब चल रहा है? जब इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तभी तो ये चल रहा है। ठीक है, अगर मैं तार ही हटा दूं तो ये बोर्ड रह के भी क्या करेगा? ये क्या करेगा बोर्ड रह के? ये रिमोट है, इसमें सेल है बेटा, इस रिमोट में सेल है, ये क्यों चल रहा है? ठीक है, अगर ये सेल ही, तो फंक्शन यूनिट क्या है? जो जिसकी वजह से चल रहा है। तो अगर नर्वस सिस्टम डिसीजन ले ले और वो दिमाग से वो डिसीजन मेरे हाथ तक ना पहुंचे और मैं लिख ही ना पाऊं, तो फिर उस ब्रेन के सही होने का क्या मतलब है? बात आ गई समझ में? तो नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है बेटा? न्यूरॉन है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स जो होती हैं बेटा, स्पेशलाइज्ड टू रिसीव, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट इम्पल्स, है ना। इम्पल्स का मतलब यहाँ पे मैसेज से है। ठीक है, तो जो भी डिसीजन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा लिए जाते हैं उसे कंडक्ट करते हैं, इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं, ये सारे काम न्यूरॉन के हैं। ये इट इज़ वेरी लॉन्ग, समटाइम्स रीचिंग 90 to 100 सेंटीमीटर, है ना। ये काफ़ी लंबी होती हैं, 90 से 100 सेंटीमीटर, मैंने आपको बताया था 1 मीटर के अलॉन्ग ये होती है। न्यूरॉन सेल के अंदर बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक तो उसकी सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की, एक डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सॉन होता है। ये 3 मेन पार्ट होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर। द टर्म न्यूट्राइट्स इज यूज फॉर बोथ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता देता हूँ मैं तुम्हें। अगर क्वेश्चन आता है न्यूरॉन के अंदर, अगर मैं न्यूट्राइट्स की बात करता हूँ, न्यूट्राइट्स है ना, तो जो न्यूट्राइट्स का मतलब, न्यूट्राइट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच 2 ऑर्गन्स ऑफ द न्यूरॉन? तो न्यूट्राइट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, है ना। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। डेंड्राइट्स और एक्सॉन का ये बेटा कॉम्बिनेशन है। तो इसका पहले मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ, स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसी सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती हैं, तो उसको एक बार ज़रा देख देते हैं, है ना, और फिर सारी चीज़ें आगे लेकर चलते हैं। सो न्यूरॉन कुछ इस तरह का होता है। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं होगा, एक बार और ठीक है। सो दिस इज न्यूरॉन, दिस इज व्हाट, दिस इज अ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन है बेटा, दिस इज न्यूरॉन। ये इसका न्यूक्लियस हो गया न्यूरॉन का। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूरॉन में जो ये स्पाइक्स जैसे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। मैंने कहा ना कि न्यूरॉन जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है कोई न्यूरॉन, वो डेंड्राइट्स है। ये बीच वाला जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा जो हिस्सा है दिस वन, जहाँ मैंने सर्कल करा, इसे हम सेल बॉडी बोलते हैं। सेल बॉडी, इस वाले हिस्से को हम पूरे सेल बॉडी, इसमें न्यूक्लियस भी आ गया सेल बॉडी के अंदर। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ से लेके नीचे तक, इस पूरी लाइन को एक्सॉन बोला जाता है। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन आता है और एग्जाम में आया भी हुआ भी क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन? न्यूरॉन की फंक्शनल यूनिट क्या है? क्योंकि जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं वो इसी में होते हैं। ठीक है, इसी में सारे जो भी सॉल्ट वगैरह निकलते हैं सब इसी में निकलते हैं। तो इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन, फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की ये बेटा फंक्शनल यूनिट है। बाकी और भी बहुत सारी बातें मैं इसमें अभी बताऊंगा। अभी बस मैंने 3 मेन चीज़ें बताई हैं। जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है वो 3 मेन चीज़ों में, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें, माइलिन शीट पढ़ेंगे, स्वान सेल पढ़ेंगे, नोट्स ऑफ रैनवियर पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये एक्सॉन है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स, ये 3 पार्ट में न्यूरॉन जो है वो डिवाइडेड होता है। सो सबसे पहले सेल बॉडी, या फिर सेल बॉडी को हम साइटोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेल बॉडी या फिर साइटोन। ठीक है, ये ब्रॉड और राउंडेड होता है, जो मैंने अभी पीछे दिखाया। पाइरिफॉर्म एंड स्टेलेट ऑफ द न्यूरॉन दैट कंटेन्स अ सेंट्रल न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि साइटोन के अंदर क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड द वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट, मतलब न्यूरॉन के अंदर क्या चीजें नहीं होती है? सेंट्रियोल्स नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये सेंट्रियोल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी के किस सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं।
तो देखो बेटा सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है, सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है, पहली बात ये जो ऑर्गन है, ये सेल का एक ऑर्गन है, कोशिका का एक अंग है। तो सेंट्रियोल्स सिर्फ और सिर्फ, एक बात और याद रखना, सेंट्रियोल्स सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलेंगे, और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में करते क्या है? सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में सेल डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सेल डिवीजन करते हैं। कोशिका विखंडन का काम किसका होता है एनिमल सेल में? सेंट्रियोल्स का होता है। लेकिन न्यूरॉन सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं और इस वजह से न्यूरॉन डिवाइड नहीं होता है, न्यूरॉन का सेल डिवीजन नहीं होता। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है, किस ह्यूमन बॉडी में किस सेल का सेल डिवीजन नहीं होगा? न्यूरॉन सेल का, है ना। ह्यूमन बॉडी में जो न्यूरॉन सेल उनका सेल डिवीजन नहीं होता है, तो वो क्यों नहीं होता है ये पूछ लिया। ड्यू टू द लैक ऑफ सेंट्रियोल्स इन इट, उनके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, इसको छाप लो, बिल्कुल ढंग से इसको उतार लो बेटा, है ना। सो न्यूक्लियस जो है इज अ लार्ज विद अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस जो है बड़ा होता है इसका। ठीक है, इतना बड़ा होता है, जैसे ये न्यूक्लियस बना दिया मैंने। ठीक है, ये न्यूक्लियस, मतलब इस फिगर को हम बड़ा सा बना रहे हैं, इस फिगर को हम बड़ा सा बना रहे हैं। अब इस न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो जो भी कोई भी सेल है बेटा जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, उसमें न्यूक्लियोलस जरूर होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में है ना, कोई भी सेल है। तो मैं आपको सेल भी पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप सारी चीजें देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं बेटा। सो ये आपका स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, सही से समझते हैं। तो ये मैंने सारी चीजें बताई। ये जो जड़ें जैसी हैं, दिस इज डेंड्राइट्स, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये सेल बॉडी हो गई, ये सेल बॉडी हो गई, है ना। अब आप सेल बॉडी के अंदर, मैं इसको इधर थोड़ा बना देता हूं, शॉर्ट में बना देते हैं। ठीक है, ये सेल बॉडी हो गई, दिस इज सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर ये हो गया न्यूक्लियस आपका, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो सेल बॉडी के अंदर क्या है, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, और ये डॉट्स जो हैं वो यहां तक फैले हुए हैं, या ये यहाँ तक फैले हुए हैं। डेंड्राइट्स के अंदर भी ये डॉट्स हैं, दिख रहे हैं आपको। तो इन डॉट्स को हम क्या कहते हैं? इन डॉट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? निसल ग्रैन्युल्स कहते हैं, निसल्स ग्रैन्युल्स कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि निसल ग्रैन्युल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो निसल ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं सेल बॉडी में और डेंड्राइट्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो मैं चीजें बता रहा हूँ इसे लिख लो कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो निसल ग्रैन्युल्स कहाँ होते हैं? सेल बॉडी में और डेंड्राइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये एक्सॉन है ना, ये जो सीधी लाइन है ये एक्सॉन कहलाती है पूरी नीचे तक। तो इसके ऊपर ना एक कवरिंग होती है, इसके ऊपर ऐसे कवरिंग होते हैं। ये कवरिंग जो होती है माइलिन शीट की होती है, दिस इज माइलिन। ये जो पूरी प्रॉपर कवरिंग है आपको दिख रही होगी, ये माइलिन की कवरिंग है, दिस इज नॉन एज द माइलिन, है ना। और माइलिन की कवरिंग के अंदर एक प्रकार की सेल पाई जाती है, यहाँ पर दिख रहा ये सेल पाई जाती है, ये वाली सेल जो मैं डॉट लगा रहा हूँ, दिस इज द स्वान सेल। दिस इज व्हाट? दिस इज द स्वान सेल। स्वान सेल जो है माइलिन शीट को बनाने में मदद करती है। ठीक है, अब जैसे माइलिन शीट यहाँ पे खत्म हुई, यहाँ पे खत्म हुई, एक यहाँ पे खत्म हुई, ठीक है, ऐसे खत्म हुई। तो ये जहाँ पे खत्म हो रही है, ये थोड़ा सा गैप होता है, इसे हम कहते हैं, इस गैप को हम नॉट्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नॉट्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। जैसे ये एक्सॉन हो गया, और एक्सॉन के ऊपर क्या होता है? माइलिन शीट होती है, ऐसे 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 करके माइलिन शीट होती है। तो ये जो गैप है, ये जो भाई यहाँ पे गैप है, ये वाला गैप, ये वाला गैप, सो दिस गैप इज नॉन एज द नोट्स ऑफ रेनवियर। इस गैप को हम क्या कहते हैं? नॉट्स ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ये सारी बताई। फिर यही एक्सॉन जो है ऐसे जाकर ये डिवाइडेड हो जाता है, यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, एक एक्सॉन खत्म हो गया। और फिर जैसे ये जहां खत्म हुआ, इसे नर्व एंडिंग, दिस इज नॉन एज द नर्व एंडिंग, इसे नर्व एंडिंग कहेंगे। दिस इज नॉन व्हाट? इट इज नॉन एज द नर्व एंडिंग। ठीक है, अब इस नर्व एंडिंग से जैसे दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा, ये दूसरा न्यूरॉन, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये बेटा दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया। तो अब नर्व एंडिंग और ये जो डेंड्राइट्स है, दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है, इसके बीच में गैप है,
इसके बीच में गैप है। तो गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है उसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। इस बात को आप समझ लेना बेटा, जैसे साइनेप्टिक बटन्स हैं, है ना, तो यहाँ पे साइनेप्स होते हैं। ये जैसे एक एक्सॉन खत्म हुआ, फिर ये यहाँ पर आके दूसरे सेल में आप देख रहे हो यहाँ पे जुड़ रहा होगा, है ना, ये दूसरे सेल में बेटा यहाँ पे जुड़ रहा होगा, देखो ये दूसरे में जुड़ रहा है। तो ये जहां तक जुड़ रहा है यहाँ पर ये साइनेप्टिक बटन्स हैं, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा बहुत ही माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लेना। सो नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉइल्स अराउंड द राइबोसोम्स एंड फॉर्म्स ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम निसल ग्रेनुअल्स कहते हैं, और इसे टिग्रॉइड बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। अगर आपने सेल टॉपिक पढ़ा है कभी, तो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम्स को जाना जाता है। तो जो RER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही चीजें मिलकर क्या बनाती है, निसल ग्रेनुअल्स बनाती है, और ये काम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन फैक्ट्री मैंने बता दिया, तो इसी समझ जाओ कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। मैनी स्मॉल फाइब्रिल्स एंड फाउंड इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूरोफाइब्रिल्स, है ना, तो बहुत सारे स्मॉल फाइब्रिल्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसे न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं। ठीक है, जो कि कंडक्शन में मदद करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द, अभी तक मैंने सेल बॉडी आपको पढ़ाया, साइटोन के बारे में पढ़ाया, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर था, स्टार लाइक जो शेप था, सो इसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा है। ये वाला जो शेप था बेटा, दिस वन, ये तो ये सेल बॉडी था, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया कि इसमें न्यूक्लियस होता है और नेसल ग्रैनुअल्स होते हैं, जो कि डेंड्राइट्स में भी होते हैं। अब मैं डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। जो जड़ों की तरह जो स्ट्रक्चर है, इसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो डेंड्राइट्स क्या है, ये स्मॉल सेल प्रोसेस है ना, इट इज़ अ स्मॉल सेल प्रोसेस, इट्स फाइन ब्रांचेस कॉल्ड डेंड्राइट्स, है ना, इसके फाइन ब्रांचेस को डेंड्राइट्स कहते हैं। सम रिसेप्टर्स आर फाउंड ऑन द डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स पे कुछ रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं, जो कि स्टिमुलस पैदा करते हैं और कंडक्शन में मदद करते हैं बेटा। डेंड्राइट्स के अंदर भी निसल ग्रैनुअल्स होते हैं और न्यूरोफाइब्रिल्स भी होते हैं। डेंड्राइट्स के अंदर निसल ग्रैनुअल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक्सॉन की बात करें, एक्सॉन सबसे न्यूरॉन सेल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, एक बिल्कुल डंडे की तरह नीचे तक आता है। तो इट इज द लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस ऑफ साइटोन, इट्स डायमीटर इज यूनिफॉर्म, इट्स कंटेन एक्सोप्लाज्म। ठीक है, निसल ग्रैनुअल्स आर एब्सेंट इन एक्सोप्लाज्म, मतलब एक्सॉन में निसल ग्रैनुअल्स नहीं होते हैं, है ना। इसमें न्यूरोफाइब्रिल्स होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, याद रखना ये सारी बातें जो मैं बताने लग रहा हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ होती है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूरोफाइब्रिल्स होता है, मतलब अगर न्यूरॉन सेल में जो एनर्जी बनने का काम है वो कहाँ हो रहा है, एक्सॉन में हो रहा है। इसीलिए एक्सॉन को फंडामेंटल यूनिट ऑफ न्यूरॉन सेल बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, एक्सॉन को फंडामेंटल यूनिट ऑफ न्यूरॉन सेल बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे एनर्जी बनती है बेटा। ठीक है, एक्सॉन जो है वो कवर्ड होता है बाय द एक्सोलीमा, एक्सोलीमा से कवर्ड होता है, पार्ट ऑफ साइटोन वेयर एक्सॉन अराइजेस कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक, जहां से एक्सॉन निकल रहा है। जैसे मैं यहाँ से बताता हूँ, जैसे यहाँ पे, तो जहां से ये एक्सॉन निकल रहा है, यहाँ से ये एक्सॉन निकल रहा है, ठीक है, साइटोन के जिस भाग से एक्सॉन निकला उसे एक्सॉन हिलॉक कहते हैं, उसे एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। एक्सॉन जो है वो कवर्ड होता है किससे, वो न्यूरेलीमा से कवर्ड होता है, ये न्यूरेलीमा से कवर्ड होता है, ऐसे न्यूरेलीमा से, और न्यूरेलीमा के अंदर माइलिन होता है, माइलिन फाइबर्स होते हैं, माइलिन शीट होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, सो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। So the axon hillock is the neuron triggered zone. So because it is the site where action potential are triggered, है ना। तो ये साइट है जहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, मतलब एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, और हमारे न्यूरॉन में जो भी इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में होते हैं। अगर सोचो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में नहीं होते तो क्या होता, मैंने अभी बोला, और वो केमिकल के रूप में चले तो तैरते तैरते हो जाता आराम से, है ना। तो तैरते तैरते जाएगा तो पहुंचेगा ही नहीं, बात आ गई समझ में। तो हमारे न्यूरॉन सेल में जो भी इंपल्स ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ होती है, एक्सॉन के अंदर जनरेट होती है। तो टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सॉन
इस ब्रांच बटन शेप्ड, जो टर्मिनल एंड होता है एक्सॉन का, जैसे एक्सॉन है ये ऐसे इस तरह से ऐसे बट जाता है, तो ये ब्रांच तो होता है इस तरीके से, और ये बटन शेप में होता है, इट इज जस्ट लाइक द बटन शेप, है ना। तो ये बटन शेप का होता है इस तरह से टर्मिनल एंड जो एक्सॉन का होता है, और इसी को नर्व एंडिंग, है ना, नर्व एंडिंग या टेलोडेंड्रिया के नाम से जो जाना जाता है ना, टेलोडेंड्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो मोर माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन द टेलोडेंड्रिया, तो सबसे ज़्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया वो यहीं पाए जाते हैं, इसी जगह सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरॉन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि सिंथेसाइज करते हैं। यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, तो हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है। तो न्यूरॉन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, एक्सॉन में, और एक्सॉन में भी सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, टेलोडेंड्रिया पार्ट में, जो सबसे एंड में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा केमिकल निकालता है, एसिटाइल कोलिन निकालता है, एसिटाइल कोलिन, ACH बोलते हैं एसिटाइल कोलिन को। एसिटाइल कोलिन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है, एक प्रकार का केमिकल है, ठीक है। तो जब भी जैसे यहां तक जो सिग्नल आया, यहां तक जो सिग्नल आया वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में आया, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में है, तो जैसे यहां सिग्नल पहुंचेगा तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होंगे, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, वो कन्वर्ट हो जाएंगे केमिकल इंपल्स में। किसमें हो जाएंगे, केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो केमिकल इंपल्स कौन बना रहा है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। और कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा केमिकल बनाता है, एसिटाइल कोलिन बनाता है। यहां देखेंगे आप एसिटाइल कोलिन, जिसका काम क्या होता है, एसिटाइल विद द हेल्प ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। तो एक एंजाइम होता है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, उसकी मदद से एसिटाइल कोलिन नाम का एक केमिकल बनता है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन स्टोर्ड इन द साइनेप्टिक वेसल्स, मतलब साइनेप्स में जाकर वो स्टोर हो जाता है। और साइनेप्स के अंदर देखो, साइनेप्स क्या है, साइनेप्स इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो उस साइनेप्स में देखो, गैप में बेटा इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं दौड़ेंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्ट हो जाते हैं कहाँ, किसमें, केमिकल इंपल्स में। और उसी केमिकल इंपल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। बात आ गई समझ में, उसी केमिकल इंपल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि साइनेप्स के अंदर जो सिग्नल हैं वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, वो केमिकल में ट्रांसमिट होते हैं, केमिकल फॉर्म में। और उसमें मेन जो रोल अदा करता है वो एसिटाइल कोलिन अदा करता है, ठीक है। तो एक्सॉन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ नर्व सेल, ये आ गया ना, ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ। एक्सॉन जो है वो फंक्शनल पार्ट है नर्व सेल का, ठीक है। एक्सॉन जो है कवर्ड होता है बाय अ लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, है ना, फॉस्फोलिपिड या स्फिंजोमाइलिन, है ना, विच इज कॉल्ड एज द माइलिन शीट या फिर मेडुला, ठीक है। सबसे ऊपर न्यूरेलिमा, फिर माइलिन शीट, जिसे, और माइलिन शीट किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, याद रखना। मेडुला इज कवर्ड बाय द थिन सेल मेम्ब्रेन विच इज नॉन एज न्यूरेलिमा और शीट ऑफ स्वान सेल, ठीक है। स्वान सेल टेक पार्ट्स इन द डिपोजिशन ऑफ माइलिन शीट, है ना, माइलिनोजेनेसिस बनाते करते हैं, मतलब माइलिन शीट को बनाने का काम जो है वो स्वान सेल का है। तो हमारे शरीर में जितने न्यूरॉन है, ऐसा नहीं कि सब में माइलिन शीट होती हैं, तो जिस न्यूरॉन में माइलिन शीट प्रेजेंट होती हैं उसे माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, जिसमें एब्सेंट होते हैं उसे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। तो ये बात आप याद रखना। तो माइलिन शीट जो है वो एक्ट एज ए इंसुलेटर, जैसे मैं तार के ऊपर, जैसे बेटा तार के ऊपर कोई हम प्लास्टिक का कवरिंग कर देते हैं, तो उस तरह से वो काम करता है, एज अ प्लास्टिक इंसुलेटर की तरह काम करता है, ताकि जो नर्व इंपल्स हो बाहर ना निकले, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और ये कंजर्व करता है एक्सॉन की एनर्जी को, तो लीकेज को कंजर्व करता है, सारी चीज़ें। तो अगर मैं इसमें डिफरेंस बताऊं तो ये आप देख सकते हैं, बाकी स्ट्रक्चर तो आपने देख ही लिया है। तो ये शॉर्ट्स होते हैं, टेपरिंग प्रोसेस होता है, लॉन्ग होते हैं। नंबर ऑफ डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम साइटोन, ओनली सिंगल एक्सॉन। यहाँ पे साइटोन से बहुत सारे डेंड्राइट्स निकलते हैं, यहाँ पे सिंगल निकलता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं बेटा। तो बाकी आज के सेशन में बेटा इतना ही, और बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट सेशन में आपको पढ़ाऊंगा, है ना। आज मैंने बस एक्सॉन वगैरह आपको पढ़ाया है, ठीक है, एक्सॉन के बारे में बताया है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। बाकी जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन वगैरह है वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको पढ़ाऊंगा, और सारी चीज़ें नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो नाउ टेक योर टाइम एंड जय हिंद दोस्तों।